हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो 15 तक क्वेश्चंस कल हमारे हो गए थे। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 16 से। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 16, किसमें दर्शन की प्रकृति नहीं है? यह ज्ञान का विज्ञान है, यह दर्शन की प्रकृति है। दर्शन में इस तरह की बातें होती हैं। ये विभिन्न दृष्टिकोणों का सामूहिक जमा है। यह भी आपके दर्शन की प्रकृति है, यानी कि जो आपका फिलोसफी है उसका एक नेचर है। यह सच्चाई की खोज के लिए एक योजनाबद्ध प्रयास है। देखिए, फिलोसफी में किसी भी प्रकार की प्लानिंग नहीं होती कि चीजें इसी तरह से चलेंगी। सबके अपने अपने मत होते हैं, अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी अपनी अनुभवों के हिसाब से चीजें चलती हैं। यह मनुष्य के रचनात्मक विचारों की संपूर्णता, ये भी कुछ हद तक ठीक है। लेकिन थर्ड नहीं होगा क्योंकि नोट पूछा गया था। ये आप कह सकते हैं कि जो फिलोसफी है उसका नेचर नहीं है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। शिक्षण के सिद्धांत को पढ़ाने की आवश्यकता का आधार क्या है? सभी छात्र समान नहीं है, ये आधार हो सकता है। विभिन्न देशों में शिक्षा की विभिन्न प्रणालियों का होना, ये तो होगा ही नहीं। अलग अलग दर्शनों ने शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण विकसित करें, ये बात भी ठीक है। सीखने सिखाने के बहुत सारे रास्ते हैं, ये भी ठीक है। अब हमें बताना है कि शिक्षण के सिद्धांत को पढ़ाने की आवश्यकता का आधार क्या है। तीन सही है, लेकिन तीनों में से सबसे ज्यादा सही कौन सा है? सबसे ज्यादा सही ऑप्शन नंबर थर्ड। अलग अलग दर्शनों ने शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण विकसित करे। जैसे कि हमारा प्रकार्यवाद था, उसने अलग तरह के दृष्टिकोण विकसित करे। रचनावाद ने अलग तरह की बातें कही हैं। या फिर हम और भी बात करें, मनोविश्लेषणवाद की बात करें, मनोसामाजिकवाद सिद्धांत की बात करें, या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की बात करें, तो सबने अलग अलग तरह से बात करी है, अलग अलग तरह से सिद्धांत विकसित करे हैं। संज्ञानवादियों ने अलग तरीके से बोला, व्यवहारवादियों ने अलग तरीके से बोला। तो इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी शिक्षण के लक्ष्यों की योजना के अनुरूप नहीं है? शरीर की देखभाल, नैतिक मूल्य, कौशल या स्वयं की अभिव्यक्ति। देखिए, नैतिक मूल्य तो आदर्शवादी शिक्षण के अंदर आ ही जाते हैं। खुद को अभिव्यक्त करना, ये भी आ जाएगा। कौशलों को सीखना, ये भी आ जाएगा। लेकिन शरीर की देखभाल आदर्शवादी शिक्षण के अंतर्गत नहीं आएगी। आदर्शवादी जो शिक्षण होता है वह विचार, मन, आत्मा पर आधारित होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, धार्मिक शिक्षा के प्रखर समर्थक हैं व्यवहारवादी, आदर्शवादी, यथार्थवादी या अतिवादी? राइट आंसर आदर्शवादी रहेगा। मन, विचार, आत्मा, धर्म, इसकी बात जो करते हुए आदर्शवादी करते हैं। नैतिक मूल्यों की बात भी आदर्शवादी करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा के यथार्थवाद में निम्न में से कौन सी आलोचना नहीं की है? यानी बाकी सारी आलोचना है, एक कौन सी जो आलोचना नहीं होगी? से पाठचर्या संबंधी गतिविधि के मूल्यों को नकारने वाले शिक्षकों की। तो 20 का फर्स्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये एक तरह से आलोचना है, हमें बताना है आलोचना नहीं की है। रट्टा मारकर परीक्षा में पुनः प्रस्तुत करने वाले कुंठित छात्रों की ये आलोचना की होगी। स्कूलों के ऐसे तरीकों से संगठित करना जो नागरिकों के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए अनुकूल हो, ये एक आलोचना नहीं है। शिक्षण जो बच्चे को जीवन से दूर ले जाता है, इसकी भी आलोचना है। तो बाकी तीनों की आलोचना की है, लेकिन इसकी आलोचना नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षण में मानव क्षमता का विकास क्या है? व्यक्तिगत उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य? देखिए, मानव क्षमता का विकास जो है वह व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों उद्देश्यों के अंदर आ जाएगा। व्यक्तिगत उद्देश्य मतलब व्यक्ति खुद को अच्छे से डेवलप कर पाए, और व्यक्ति जब अच्छे से डेवलप करेगा, मानव की क्षमता अगर अच्छे से विकसित होगी, तो समाज का विकास भी अच्छे से होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन ही छुप गया है। शिक्षा के उद्देश्य बच्चे को भविष्य के जीवन के लिए तैयार करना है। इस तैयारी के तहत बच्चों को क्या कराना चाहिए? कुछ उपयुक्त व्यवसाय के बारे में बताया जाता है, सिर्फ कुछ व्यवसाय के बारे में नहीं बताएंगे हम। कुछ विशेष पाठ्यक्रम का अध्ययन कराया जाता है, ये हो सकता है। भविष्य में जीवन में होने वाले सभी प्रकार की कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना करवाना, ये ज्यादा सही है। एक सुखी विवाहित जीवन है तो प्रशिक्षित करना, तो ये भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड रहेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है, लेकिन हर जगह जंजीर से बंधा रहता है। यह कथन किसका है? यह कथन रूसो का है। सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 24 की तरफ। ऐतिहासिक घटक
का मूर्त रूप प्रदान करता है। दैनिक जीवन के लिए एक साधन है। स्थानों से संबंध है जिसमें लोग आदिकाल से परस्परिक क्रिया करते हैं। ये परिवार, स्कूल, जिले, स्कूल की कक्षा और सामूहिक सभा के संदर्भ में विद्वान है। हर जगह इनमें से कौन सी चीज है? हर जगह इनमें से भाषा है। एशियाटिक घटक का मूर्त रूप प्रदान करता है। हमारे दैनिक जीवन के लिए एक साधन है, हम प्रेषित कर सकते हैं। स्थानों से संबंध, अलग अलग स्थानों पर भाषा अलग अलग प्रकार की हो जाती है। भाषा के माध्यम से ही लोग बहुत पुराने आदिकाल से, यानी कि जब से मानव की उत्पत्ति तब से ही पारस्परिक क्रिया कर रहे हैं। देखिए आदिकाल में धर्म संस्कृति विविधता तो थी, लेकिन धर्म संस्कृति तो बिल्कुल भी था ही नहीं। परिवार, स्कूल, जिले, स्कूल की कक्षा, हर जगह ये विद्वान होती है, वो होती है आपकी भाषा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सांस्कृतिक लेंस से विद्यार्थियों के कार्य की समीक्षा करते समय शिक्षकों को बच्चे से संबंधित सांस्कृतिक समूह की प्रथाओं, समूह के इतिहास, विद्यार्थी के धर्म और सांस्कृतिक अपेक्षाओं, भूमिकाओं, लक्ष्यों, संसाधनों, नियंत्रण, व्यक्ति के पूर्वाग्रहों पर विचार करना चाहिए। एनआईयूएस से क्वेश्चन बनकर आया हुआ, एज इट इज सेंटेंस उसमें लिखा हुआ है। राइट आंसर इसका धर्म ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, आजकल विद्यार्थियों की शिक्षा में कोई रुचि नहीं है, क्यों नहीं है? व्यवसाय में बहुत पैसा है, हाँ है, लेकिन इसका एजुकेशन से कोई इतना अच्छा कनेक्शन नहीं है। शिक्षा बहुत महंगी है, जबकि कई जगह शिक्षा बिल्कुल फ्री मिल रही है। वे शिक्षा का भविष्य अच्छा नहीं मानते। बच्चों को नहीं पता कि शिक्षा में भविष्य अच्छा है या नहीं है। शिक्षा का मॉडल और पाठ्यक्रम उपयुक्त नहीं है, यही ठीक है कि जो एजुकेशन का हमने मॉडल बना रखा है और जो हमारा करिकुलम वह ठीक नहीं है, इसलिए बच्चे को बोरियत हो जाती है इसको करते टाइम। लर्निंग का उपयुक्त अर्थ है जो आपका अधिगम होता है। अधिगम का अर्थ क्या है ये बताना है। देखिए, अनुभव के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आपका अधिगम कहलाता है। तो ज्ञान को मन में बैठाना नहीं होगा, व्यक्तिगत समाशोधन नहीं होगा, कौशलों की प्राप्ति भी नहीं होगा। व्यवहार में परिवर्तन होगा अधिगम, वो भी स्थायी परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 28, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और हितों पर अध्यापक का ज्ञान किस विषय के अंतर्गत आता है? शिक्षा के दर्शन शास्त्र के अंदर, शिक्षा के मनोविज्ञान के अंदर, शिक्षा के समाज विज्ञान या राजनीति शिक्षा? देखिए, विद्यार्थी की आवश्यकता और हितों, विद्यार्थी की आवश्यकता और उसके लिए क्या सही है उसके हिसाब से अध्यापक पढ़ाता है। तो इसके लिए अध्यापक एक नॉलेज लेके चलेगा, जिसे हम किसमें पढ़ेंगे? इसे हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य अनुभव का अर्थ है। कार्य अनुभव मतलब कि वर्क एक्सपीरियंस, जिसे हम वर्क एजुकेशन भी नाम दे देते हैं। ग्रामीण उत्पादकता के लिए शिक्षा, नए सामाजिक क्रम के लिए कार्य, औद्योगिक और शिल्प विज्ञानीय विश्व का अनुभव, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की ओर अभिमुखता के लिए शिक्षा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। कार्य अनुभव का अर्थ है व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी वोकेशनल करिकुलम, वोकेशनल कोर्स स्टार्ट किए जाएं, उनके माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाए। क्वेश्चन नंबर 30, अनिवार्य शिक्षा की अवधारणा प्रतिपादित किसने की थी? हालांकि इसके बारे में महात्मा गांधी, दयानंद, विवेकानंद सभी ने कुछ ना कुछ बात करी है, लेकिन राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। श्री अरविंदो ने इसकी अवधारणा प्रतिपादित की थी। 31 है, विद्यार्थियों का भावात्मक समावेशन में प्रभावी है। व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में या उपयुक्त सभी? तो हर एक जगह भावात्मक समावेशन प्रभावी होगा। अगर इमोशनल, बच्चों के इमोशन को इंक्लूड किए जाएं या उन पर ध्यान दिया जाए तो व्यक्तित्व निर्माण भी अच्छा होगा, कक्षा शिक्षण में भी सहायता मिलेगी और बच्चे अनुशासित भी रहेंगे। तो 4 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षा की डोल्टन प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? मारिया मोंटेसरी, जॉन डीवी, हेलेन पार्कहर्स्ट या फिर टी रोमेंट? तो हेलेन पार्कहर्स्ट जो थे, इनके द्वारा शिक्षा की डोल्टन प्रणाली विकसित की गई थी। याद रखिएगा कि जो डोल्टन प्रणाली है यह उच्च कक्षाओं के लिए सही है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए इस प्रणाली का उपयोग नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 33, वैदिक कालीन भारत में विद्यालय प्रणाली का पहले रूप किस रूप में जाना जाता था? विद्यालय प्रणाली को सभी को पता है, वैदिक काल में गुरुकुल के नाम से जानते थे। 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, द्विध्रुवीय शिक्षा प्रक्रिया का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो द्विध्रुवीय शिक्षा का प्रचार जो प्रक्रिया का विचार का जो प्रस्तावित किया था वो सर जॉन एडम ने करा था, और त्रिध्रुवीय शिक्षा प्रक्रिया का विकास जो करा था वो सर जॉन डीवी ने करा था। द्विध्रुव के अंदर कौन कौन आते हैं ये आप कमेंट में बताएंगे। त्रिध्रुवीय प्रणाली के अंदर कौन कौन आते हैं ये भी आप कमेंट में बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35, अनौपचारिक शिक्षा संबंध में इनमें से कौन सा सत्य है ये बताना है। इस एक निश्चित लक्ष्य है, इसका आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। इसका एक निश्चित लक्ष्य है। अनौपचारिक शिक्षा का तो कोई निश्चित लक्ष्य होता नहीं है, इसमें एक संगठित संस्था शामिल होती है। अनौपचारिक शिक्षा में कोई संस्था शामिल नहीं होती।
इसकी शिक्षण की एक निश्चित विधि है, कोई निश्चित विधि नहीं होती अनौपचारिक शिक्षा की। कि अचेतन अध्ययन उपलब्ध कराती है, यह बात बिल्कुल ठीक है। जब हम घर में, परिवार में, पड़ोसियों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से सीख रहे होते हैं तो ये अचेतन रूप से सीख लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और हम सीख जाते हैं। तो फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। बुक में इसका राइट आंसर शायद फर्स्ट, सेकंड या कुछ और दे रखा है, तो सही कर लीजिएगा, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ है प्रशिक्षित करना? एजुकेटम, एजुशियर, एजुकेयर या फिर एग्रेस? 36 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो एजुकेटम वर्ड है इसका मतलब होता है प्रशिक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से किस शिक्षाविद को किंडरगार्टन प्रणाली के उद्भवकर्ता का श्रेय दिया जाता है? तो हम सभी जानते हैं फ्रेडरिक फ्रोवेल को किंडरगार्टन प्रणाली के उद्भवकर्ता का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से किस विचारक ने इंडियन फिलोसफी पुस्तक लिखी थी? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, इन्होंने इंडियन फिलोसफी नाम की पुस्तक लिखी थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु कहाँ के विचारक थे? रोमन, यूनानी, आयरिश या उक्त में से कोई नहीं? तो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जो थे वह यूनान के विचारक थे। क्वेश्चन नंबर 40, गैर औपचारिक शिक्षा के मामले में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गैर औपचारिक मतलब कि आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये अध्ययताउन्मुख है, बिल्कुल सही है। ये जीवनोन्मुख है, ये भी ठीक है। नहीं, जीवनोन्मुख नहीं होगी ये, एक मिनट से देख लेते हैं। आवश्यकता उन्मुख तो ये है, ये क्वेश्चन परीक्षण उन्मुख आ जाता है सेकंड हमारा। परीक्षण उन्मुख तो नहीं होगा, जीवनोन्मुख तो होगा, आवश्यकता उन्मुख भी है, तो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये परीक्षण उन्मुख नहीं होगा। और मुझे लगता है यहाँ टाइपिंग एरर है, क्योंकि ये शायद इंग्लिश में इनफॉर्मल होना चाहिए था इसको। अगर ये इनफॉर्मल होगा इंग्लिश के हिसाब से तो अध्ययता उन्मुख है, जीवनोन्मुख है, आवश्यकता उन्मुख है, परीक्षण उन्मुख नहीं है। गैर औपचारिक शिक्षा भी परीक्षण उन्मुख नहीं मानी जाती, इसमें परीक्षा की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती, हालांकि टेस्ट इसमें होते हैं लेकिन मेन फोकस इस पर नहीं होता। तो राइट आंसर यहाँ पर सेकंड ही लेके चलेंगे, क्योंकि बाकी जो तीनों है वे तो इसके अंदर आ ही जाते हैं, बट सेकंड नहीं आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, शिक्षा नीति शिक्षा के आधार पर निर्भर होती है? प्रणाली, प्रक्रिया, स्थान या लक्ष्य? देखिए, आप किस तरह से शिक्षा दोगे या किस तरह से पढ़ाओगे, ये इस पर आधारित रहेगी कि आपके लक्ष्य किस प्रकार का है, तो लक्ष्य पर आधारित होती है। और भी क्वेश्चन थे नीचे। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में स्कूल प्रणाली वैदिक काल में किस नाम से जानी जाती थी? गुरुकुल के नाम से जानी जाती थी या गुरुकुल के रूप में प्रारंभ हुई थी? इस कृत्रिम शिक्षा के विरुद्ध वास्तविक आंदोलन के नेतृत्व में आरंभ हुआ है? तो यह बेकन और कॉमेनियस के विरुद्ध आरंभ हुआ था। कृत्रिम शिक्षा मतलब कि बनावटी शिक्षा, बनावटी शिक्षा जो आपको रटने पर बल दे रही है, जिससे आपके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो पा रहा है, आपके अंदर एक जो सही ज्ञान है वह नहीं पहुंच पा रहा, बस किताबी ज्ञान ही आपके अंदर आ पा रहे हैं। तो इसके विरुद्ध वास्तविक आंदोलन का नेतृत्व बेकन और कॉमेनियस ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 44, उत्पत्ति के आधार पर शब्द एजुकेशन लैटिन शब्द के अंतर्गत किससे निकलता है? एजुकेयर, एजुशियर या एजुकेटम? तो ये तीनों से ही निकलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा की एक प्रक्रिया जो एक सटीक तरीके से पाठ्यक्रम सीमित और परीक्षोन्मुख है। परीक्षोन्मुख है, सटीक तरीके से पढ़ाते हैं। पाठ्यक्रम जिसमें पहले से फिक्स होता है वो होती है आपकी औपचारिक शिक्षा, जिसे हम बोलेंगे फॉर्मल एजुकेशन। ठीक, तो ये थे हमारे आज की क्लास के 30 क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट में बताइएगा। कुछ आपको सजेशन हो वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।